तरफ नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए एक नई क्लास के साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल। और आज का जो बच्चों प्रैक्टिस सेट है वो आपका 0909। लेकिन इस सेट को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जी जान से अपनी मेहनत पर लगे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस बैच जो आपका 9th है। इस बैच को हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9। और इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो बच्चों सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान यानी जीएस वाले पोर्शन पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो बच्चों जीएस के लिए क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किसने किया था। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पुस्तक लिखी हुई है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, ये बच्चों सवाल में पूछना चाह रहा। तो ये पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इनका पूरा नाम था डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ए आपका करेक्ट आंसर था। पहले का ए आंसर आपका करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद बच्चों नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक की बात करें तो इनकी जो एक पुस्तक है एग्ज़ाम वैरियर। ठीक है, एग्ज़ाम वैरियर इनकी क्या है, पुस्तक है। ठीक है, तो ए बच्चों इसका आंसर आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, वर्षा को यहाँ भरना है नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा मापी आपका यंत्र कौन सा है, तो रेन गेज आपका वर्षा मापी यंत्र है। ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेन गेज, और आता भी रहता है वर्षा मापी यंत्र आपका कौन सा है, रेन गेज है। ठीक है, इसके बाद बैरोमीटर से अगर बात करूं तो इसका ए या बच्चों आंसर सही था। बैरोमीटर की बात करूं तो वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर से। इसके बाद अल्टीमीटर से बात करूं तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो बच्चों नापी जाती, विमान की ऊंचाई वो किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई हम लोग किससे मापते हैं बच्चों, अल्टीमीटर। ठीक है, और पिनाकी रेज ये आपका वैक्यूम सिस्टम में दबाव को मापता है। अल्टीमीटर की बात करें तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। बैरोमीटर से क्या, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो 2 का जो बच्चों आपका लिए आंसर था वो ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका रहेगा, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कारक लागत पर और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट जारी करती रही है। मतलब कि कहना वो चाह रहा कौन सी ऐसी संस्था है जो आपकी कारक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, कारक लागत और बाजार मूल्य पर। तो ये बच्चों आपकी संस्था कौन सी है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो स्थापना जो की
की गई थी स्थापना, ठीक है, वो बच्चों हमारी कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1950 में। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पर है, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, कोलकाता। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करूं आरबीआई का जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, मुंबई में है, मुंबई में। और ये बना कब था आरबीआई का मुख्यालय, मुंबई 1937 में बना था। उससे पहले मुख्यालय क्या था, उससे पहले आपका मुख्यालय क्या था, कोलकाता था, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के क्या थे, पहले गवर्नर। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ये जो बच्चों आप लोग नीति आयोग देख रहे हो, नीति आयोग, इसका पुराना नाम था योजना आयोग, नाम था योजना आयोग, इसका क्या था, पुराना नाम। योजना आयोग की स्थापना की गई थी मार्च 1950 में और 1 जनवरी 2015 से इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और ये नीति आयोग कार्य क्या करता है, भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का निर्माण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद इन योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है, ठीक है। तो नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। नीति आयोग कब पड़ा, 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बेरी है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ बोलते हैं वो वर्तमान में आपके BR सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम। तो इसका बच्चों आपका 1A, सी आपका करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। वो ये मतलब कि कुल मिला के लिंगानुपात पूछना चाह रहा कि लिंगानुपात का मामला क्या रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जौनपुर बच्चों रहेगा, जौनपुर। तो जौनपुर का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, जौनपुर का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो बच्चों आपका कितना है, 1018, 1018। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, जौनपुर का। और सबसे कम लिंगानुपात जो है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर कितना है, 851, 851 गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम आपका क्या है, लिंगानुपात 851, ठीक है। तो 851 लिंगानुपात है, लिंगानुपात है। आजमगढ़ की बात करें तो 1017 लिंगानुपात, आजमगढ़ का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना, 1017। तो इसका जो आंसर आपका था 4 का ए बच्चों करेक्ट आंसर था, ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी होती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। स्टेपिस की बात करें तो ये हड्डी बच्चों कहाँ, कान में मिलती है, कान में। और सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है कौन सी, स्टेपिस। और स्टेपिस कहाँ की है बच्चों, कानपुर की, कानपुर की, कानपुर नहीं सॉरी कान की, कान की, ठीक है। कान की स्टेपिस है आपकी, कानपुर याद आ जाता है स्टेपिस, ठीक है बच्चों। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल
नहीं है। मतलब कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में नहीं आती है। तो इसकी बात हम लोग करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बच्चों आपका राजनीतिक दल नहीं है। बाकी आप देख लो, बहुजन समाज वाली पार्टी राजनीतिक दल में आती है, भारतीय जनता पार्टी ये भी राजनीतिक दल में शामिल है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये भी राजनीतिक दल में शामिल है। अब किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अगर दर्जा देना होगा तो उस पार्टी को कम से कम ठीक है, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतनी होगी। कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतनी होंगी, ठीक है, तभी भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। कम से कम 3 अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतनी होगी, तब किसी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी पार्टी का क्या दिया जाएगा? दर्जा दिया जाएगा। तो इसका बच्चों आपका आंसर क्या था? बी था। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक ग्राफिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होगे तो इसका आंसर तुरंत आप लोग कर सकते थे। तो इसका जो आंसर था शांतनु गुप्ता के द्वारा बच्चों ये उपन्यास लिखा गया था, अजय टू योगी आदित्यनाथ। करंट अफेयर का मामला था, अगर आप लोग करंट डेली पढ़ते होगे तो इसका बच्चों आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट पता होगा, तो आप लोग विशेष ध्यान देना। इसके बाद अगला बच्चों हम लोग देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया है? तो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। तो विशाल स्नानागार की अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन था, और विशाल स्नानागार हमें मिला कहाँ है? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला हुआ है। तो इसका आपका डी करेक्ट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से ये बच्चों कुछ नाम दिए हुए हैं और पूछना चाह रहा है इनमें से कौन से ऐसे चित्रकार हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो जगन्नाथ मुरलीधर, अहिवादी, श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट, चमन सिंह चमन और सभी। तो इसका जो बच्चों आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर था। ये सभी जितने तीनों नाम लिखे हुए हैं ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में चित्रकारी से संबंधित हैं, संबंधित हैं। तो आपका डी करेक्ट आंसर था 9 का डी आपका क्या था? करेक्ट बच्चों आंसर था 9 का डी। तो आप लोग ध्यान रखना ये सभी चित्रकारी से संबंधित हैं। अगला हम लोग बात करें द हेड फुल ऑफ नट्स नामक शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? अब देखो बच्चों हर एक सेट में लगभग पुस्तक आ रही, और इसमें भी देखो 2-3 पूछा चुके हैं और फिर एक बार पूछा गया। तो हेड फुल ऑफ नट्स नामक शीर्षक पुस्तक, इसके लेखक कौन थे? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड कौन है? ये एक भारतीय लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड ये आपके कैसे हैं? भारतीय लेखक हैं। इन्हीं की बच्चों ये पुस्तक है द हेड फुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक शीर्षक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। अगला, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये बच्चों काम किया गया था 1929 में केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, क्यों फेंका था? क्योंकि 2 बिल पारित होने थे और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे ये 2 बिल पारित ना हो सके, नहीं तो अंग्रेज बहुत शोषण करेंगे, इसलिए इन्होंने खाली जगह में बम फेंका था, किसी को मारा नहीं था।
और बाद में इन्होंने स्वयं अपनी क्या दे दी थी, गिरफ्तारी दे दी थी, गिरफ्तारी दे दी थी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, ये काम किया गया था 1929 में, 1929 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्लिका साराभाई भारत की सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं। कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा कि मल्लिका जो साराभाई हैं ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उस नृत्य की प्रसिद्ध अदाकारा हैं। तो ये मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इसकी प्रसिद्ध ये नर्तकी हैं। तो ए आपका आंसर सही था, ए आपका आंसर सही था। तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करूं तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। ठीक है, कथक की अगर बात की जाए तो कथक आपका सॉरी बच्चों, कथक आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो कथक आपका नृत्य कहाँ का रहेगा, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद नाटो, अगला क्वेश्चन नाटो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है। नाटो विकल्प निम्नलिखित में से किस वर्ष के आम चुनावों में पेश किया गया था। तो ये नाटो जो विकल्प था 2014 का जब आम चुनाव हुआ था तब बच्चों ये पेश किया गया था 2014 में, और वो भी राज्यसभा के चुनाव में इसकी पहली बार क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी नाटो की राज्यसभा के चुनाव में 2014 में। ठीक है बच्चों, अगला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अगर बच्चों बात की जाए तो आपका कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नवाबगंज पच्छी बिहार ये आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। इसका जो आंसर बच्चों आपका था वो क्या था, सी था। सी आपका करेक्ट आंसर था। और इसमें कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं। किशनपुर अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। तो किशनपुर अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये हमें मिलेगा लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा की अगर बात करूँ तो चंदौली में ये हमें मिलेगा चंद्रप्रभा। और रानीपुर अभ्यारण्य ये हमें बांदा और चित्रकूट में मिलेगा। ठीक है, रानीपुर, बांदा और चित्रकूट, चंद्रप्रभा कहाँ पर रहेगा, चंदौली में। तो चंद्रप्रभा आपका कहाँ है, चंदौली में। और रानीपुर ये कहाँ है, बांदा और चित्रकूट में, चित्रकूट। ठीक है, इस तरीके से हमें ये कुछ अभ्यारण्य देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग ये नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है इसको बच्चों याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और रिपीटेड भी ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आता रहता है। ठीक है, मिस इंडिया देखो, ओहो, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो इसका बच्चों हम लोग बात करें तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया, नंदिनी गुप्ता के द्वारा। तो मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता के द्वारा दिया गया था। और इसमें उप विजेता जो रहे थे वो राजस्थान की श्रेया पूजा रही थी। उप विजेता कौन थी, राजस्थान की श्रेया पूजा उप विजेता रही थी। तो राजस्थान की श्रेया पूजा, ठीक है, उनका नाम था श्रेया पूजा। ये मिस इंडिया की क्या रही थी, वो विजेता रही थी। लेकिन 2023 का जो मिस इंडिया खिताब जीता वो आपका नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। अगला 2022 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता यानी COP15, तो इसकी मेजबानी जो की थी वो किस देश ने की थी, COP15 की कनाडा के द्वारा की गई थी। और ये किस नंबर की थी, 76वें नंबर की थी। कनाडा के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। और ये आपकी किस नंबर की थी, 76वें नंबर की बच्चों थी, 76वें नंबर की। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। एक तरफ बच्चों विटामिन लिखा हुआ है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है,
वैज्ञानिक नाम या वैकल्पिक नाम, ठीक है। तो इसका जो हम लोग देख पा रहा हूँ, तो बच्चों सब लोग हम लोग बात करें B12 में क्या पाया जाता है, कोबालामीन या साइनोकोबालामीन कहते हैं। तो सेकेंड का C सही है, इसमें सेकेंड का A है तो पहला वाला गलत, इसमें सेकेंड का B है तो ये भी गलत, इसमें भी सेकेंड का B ये भी गलत, इसमें सेकेंड का C है तो इसका मतलब D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। D हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बात करूं तो विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और विटामिन B12 वर्षा के जल में भी प्राप्त होता है, वर्षा के जल में प्राप्त होता है, जल में प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन A की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल और ये सर्वाधिक विटामिन A हमें किस में मिलेगा, गाजर में। विटामिन C की बात करूं तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड और ये विटामिन C सर्वाधिक किस में पाया जाता है, आंवला, इसके बाद नींबू, फिर खट्टे फलों। तो विटामिन C सर्वाधिक किस में पाया जाएगा, आंवला में। विटामिन डी तो धूप में अगर डेली आप सुबह जब धूप में खड़े होते हो, सुबह की धूप में, तो उसी धूप से ही विटामिन D हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो 17 का जो आंसर आपका था बच्चों वो D आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। वित्त आयोग है, UPSC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, कैग है, ठीक है। तो वित्त आयोग इसका गठन बच्चों आपको पता होगा 280 में है, कैग की बात करें तो 148 में है, UPSC की बात करें तो ये आपका लगभग मिल जाएगा 312 में, जो सिविल सेवाएं आती हैं उसी में हमें मिल जाएगा 312 में। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये आपका वैधानिक निकाय नहीं है, तो C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग 280 में, अखिल भारतीय सेवाओं में ये आएगा आपका, कैग 148 में, जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो C 18 का करेक्ट आंसर था, C आपका 18 का करेक्ट आंसर था। अगला हम लोग देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये बच्चों किया गया 5 मई को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा, ठीक है, WHO के द्वारा ये काम किया गया था और ये तारीख कब घोषित की गई है, 5 मई को WHO की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, विश्व स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना, ठीक है। विश्व स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य प्रणाली में क्या करना, सुधार करना होता है। इसके बाद 21 जुलाई की बात करूँ जाए तो 21 जुलाई को बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो शहीद दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 21 जुलाई को, ठीक है। तो इसका 19 का जो आंसर था वो आपका A विकल्प सही था, A आपका सही था। अगला, अन्नू रानी भरना है, फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। तो ये मतलब कि किसकी खिलाड़ी, इनमें से भाला की, डिस्कस की, शॉट पुल की, हथौड़ा की। तो ये जो अन्नू रानी है ये बच्चों भाला फेंक की क्या है, खिलाड़ी है, भाला फेंक की खिलाड़ी है। और ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, मेरठ की है, मेरठ की रहने वाली भाला फेंक खिलाड़ी है, जिन्होंने 60 मीटर की दूरी पर ये फेंक करके पहली भारतीय महिला बनी, वो भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो 20 का जो आपका आंसर था ए आपका करेक्ट आंसर था, ए आपका करेक्ट आंसर था।
अगला हम लोग बात कर लेते हैं, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो एस जो बालचंदर हैं ये बच्चों प्रसिद्ध संगीतकार हैं, लेकिन इनको जो महारत हासिल है वो किसको बजाने में, बीड़ा बजाने के शौकीन थे, बीड़ा। तो 21 का बच्चों आपका आंसर जो था वो बी आपका था, बी, क्योंकि ये बीड़ा वादक है, बीड़ा वादक है। अगला, झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले कौन से खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेंट और वर्णक उद्योग आदि के लिए किया जाता है। तो आपको बच्चों खनिज संसाधन में मैंने आपको बताया होगा या पढ़ाया भी होगा कि झारखंड का कोडरमा और गिरिडीह जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। तो इस 22 का जो बच्चों आपका आंसर था बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में बच्चों हम लोग भारत के अगर स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान आपका कौन सा है, 161वां है, 61वां। ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हो सकता है मैंने क्लास में आप सभी को इन सूचकांकों के बारे में लिखाया भी हो और पढ़ाया भी हो। ठीक है। तो 161वां स्थान है, 161वां स्थान है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक जैवियन ग्रह नहीं है। ठीक है। तो मंगल है, बृहस्पति है, यूरेनस है, शनि है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 24 का ए, ये आपका जैवियन ग्रह नहीं है। 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। ठीक है, जैवियन ग्रह नहीं है। ठीक है। मतलब कि जब आप लोग लिखते हो बुध शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह शुरुआत के लिखते हो तो इन चारों को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टानी ग्रह। और इसके बाद ठीक है आगे जो आएंगे उनको हम लोग क्या बोला जाता है, जैवियन ग्रह। तो इसमें से मंगल दे रखा था जो जैवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। आगे जो आएंगे आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो इन्हीं को आंतरिक ग्रह बोला जाता है, आंतरिक। और जिसमें से मंगल जैवियन पूछ रहा था तो मंगल जैवियन ग्रह में नहीं आता है, मंगल जैवियन ग्रह में नहीं आता है। अगला देखो, फिर से एक बच्चों पुस्तक आ गई, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखी गई थी। देखो 4 सवाल पुस्तक पे पूछे हैं। तो ये द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो पुस्तक है ये किसकी है, शशि थरूर की, शशि थरूर की। ठीक है। शशि थरूर और रस्किन बॉन्ड पे बच्चों बहुत पुस्तक आ रही, तो आप लोग इन्हीं 2 पर ही नज़र रखिएगा, शशि थरूर और रस्किन बॉन्ड। इसके बाद अगला हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफाम, मुस्लिम और गजा और गार्डी और रेशम और रेशे पर महीन पारंपरिक हस्त से कढ़ाई की जाती है। मतलब रेशम और हाथों से कढ़ाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ये कौन सा प्रसिद्ध है, तो अपने आप प्रसिद्ध है चिकनकारी, चिकनकारी, जिसमें कपड़ों पर हाथ से क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी चिकन की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ों पर क्या कढ़ाई की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का, वो बच्चों आपका सी सही था। 26 का क्या था, सी सही था, सी सही था। अगला, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। सब परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। तो 27 का हम लोग बात करूं तो बच्चों लैथेनाइट्स से, लैथे होगा यहाँ पर, लैथेनाइट्स। तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 27 का बी। आवर साल्टी से बच्चों एक क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 57
और 71 के बीच में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। अगला, हस्तिनापुर का लौ कार्यान्वयन स्तंभ भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? तो हस्तिनापुर आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो 28 का आपका क्या बच्चों आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, साजिकता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, साजिकता लिखा हुआ है बच्चों, जबकि साजिकता ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश में ये किससे जुड़ा हुआ? मथुरा और वृंदावन से, मथुरा और वृंदावन से जुड़ा हुआ, मथुरा और वृंदावन से। ठीक है, मथुरा और वृंदावन से उत्तर प्रदेश में साजिकता, ये एक प्रकार का मार्ग है बच्चों, मथुरा और वृंदावन से जुड़ा हुआ। ठीक है, साजिकता वही है, मतलब कि जब आप कभी मथुरा और वृंदावन जाएंगे इन्हीं मार्ग से होते हुए, तो रात के समय में आप लोग देखते होंगे एक प्रकार की रंगोली होती है, रंग ये दिखाई देते हैं, उसी को साजिकता कहा जाता है। चमकते हुए रंग दिखाई देते हैं शाम के समय में, मंदिरों में रंगोली का अनावरण दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साजिकता कहते हैं, साजिकता कहते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? ठीक है, कौन प्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? आप देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, आपको आंसर अगर पता होगा तो पंडित रविशंकर थे। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार वादक, सितार वादक। ठीक है, ये प्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। ये आपके कहाँ के? सितार वादक, सितार वादक, यंत्र वादक और वाद्य यंत्र देखा होगा जो सितार बजाया जाता है, वहीं से ये आपके संबंधित है। तो 30 का जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ए रहेगा, ए रहेगा। और देखो एक बच्चों और पूछा, जैसे बांसुरी का भी एक पूछा जाता है, बांसुरी वादक कौन है? तो एक नाम बच्चों ध्यान रखना, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी आपके क्या बांसुरी वादक है। ये भी नाम बहुत आपके एग्जाम में आता रहता है, आता रहता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब कि सालाबाई की संधि, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये बच्चों हुआ था 1782 में। ठीक है, और 1782 में ये काम किया गया था। और ध्यान करो 1782 की जो तारीख है, ठीक, वो आपकी क्या थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, यानी अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य में कब हुआ था? 1775 से 1782। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यही 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य में कौन सी संधि हुई थी? सालाबाई की संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत ये युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो वही पूछा, सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1782 में किए गए थे, 82 में। अगला, देवका बीच जहाँ दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है में स्थित है। तो आप अगर कभी दमन और दीव गए होंगे, बीच के किनारे में, गोवा तो आप लोग खूब गए होंगे और देखा भी होगा, गोवा में आप लोगों ने आनंद भी उठाया होगा। लेकिन जब आप दमन दीव जाओगे तो वहीं पर बच्चों ये रेत हमें देखने को मिल जाएगी, जो काली रेत होती है और बहुत सुंदर मानी जाती है। और कहाँ पर ये देखने को मिलेगी? देवका बीच, एक बीच किनारा है, वहीं पर दमन में बच्चों ये है, वहीं काली रेत आपको अत्यधिक सुंदर देखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो दमन इसका करेक्ट आंसर था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय आपदा
प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। 19 जनवरी 2006 से इसको मनाने की पहली बार शुरुआत की गई थी। 19 जनवरी 2006 से मनाने की पहली बार इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो सी आपका करेक्ट आंसर था। सी आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, भारत के मानक माध्यमान रेखा के रूप में किस देशांतर को चुना गया? यानी भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, मतलब कि अगर भारत का मैप आप लोग बनाओगे तो कुछ आपका इस तरीके से ऐसे आकृति दिखाई देगी और ये कुछ मैप का हिस्सा रहेगा। ठीक है, कुछ मैं बना देता हूँ ऐसे। तो यहाँ से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। अगला हम लोग देख लेते हैं, मुस्लिम महिला या विवाह अधिकरण संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को लागू किया गया। तो 19 सितंबर 2018 को यह अधिनियम क्या लागू किया गया था? लागू किया गया था। मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर को, विवाह अधिकार संरक्षण। ठीक है, तो 19 सितंबर 2018 को बच्चों ये अधिनियम लागू किया गया था। 18 को क्या लागू किया गया था? अगला हम लोग देख लेते हैं, अनानास एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, तो ये जीरोफाइट पौधा है। अनानास कैसा है? जीरोफाइट, जो एक प्रकार के पानी में उगने वाला पौधा होता है। अनानास यानी एक प्रकार का तरल पानी में उगने वाला ये पौधा है। तो अनानास आपका कैसा रहेगा? जीरोफाइट। जीरोफाइट 36 का जो आंसर था, सी आपका आंसर था। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश कितने? 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ा होगा। ठीक, तो जलवायु के कुल कितने? 9 क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को भी 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो 37 का जो आपका आंसर था वो बच्चों आपका ए करेक्ट आंसर था। ए करेक्ट आंसर था। ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो ये लिखा हुआ है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला रहेगा डी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भुजा चूना। भुजा चूना। ठीक है, भुजा चूना। तो डी आपका करेक्ट आंसर था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। तो हम लोगों ने जीएस वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया हुआ है। कल की क्लास, अभी आगे हम लोग मैथ की क्लास देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।